हे गाइस, माय नेम इज़ हर्ष और आप देख रहे हैं चैनल गुरुकुल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आपके लिए हम आज लेकर आए हैं लीडरशिप थ्योरीज़ का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ थ्योरीज़ पढ़ी थी, समझने की कोशिश करी थी। अब हमारा जो है सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है वीडियो हमारा। ये जो हाईलाइटेड है हमारे, ये हम पढ़ेंगे आज। 5 थ्योरीज़ हैं इसमें। तो लास्ट हमने ये 6 थ्योरीज़ पढ़ी थी और समझने की कोशिश करी थी कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे हम लीडरशिप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है ना, अलग अलग स्टाइल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला जो थ्योरी है वो है ट्रांजैक्शनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो बेसिकली ट्रांजैक्शनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है वो फर्स्ट आपके हमारे जो मैक्स वेबर थे उन्होंने दी थी 1947 में। जो कि हम ये कह सकते हैं मैक्स वेबर जो थे वो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट भी उन्होंने दिया था। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शनल थ्योरी है वो एक ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ एन है ना, हमारी जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल थी उस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। तो जहाँ इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है आपके जॉब पे। ठीक है ना, जो ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करने का इसका मेन मोटिव होता है इसका। ठीक है ना, जैसे आप ये देखो इसमें लिखा हुआ है द मेन गोल ऑफ द फॉलोअर इज टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लीडर। तो जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो आपको फॉलो करना है। ठीक है ना, अपनी खुद की कोई ओपिनियन नहीं रखनी है। तो जो आपको बोला जा रहा है उतना करिए। ठीक है ना। द स्टाइल कैन ऑल्सो बी मेंशन एज टेलिंग स्टाइल। ये थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे। टेलिंग स्टाइल ये होती है कि जहाँ जो मैनेजर है वो खुद डिसीजन लेता है और आगे वो उनको फॉलो करना पड़ता है लोगों को। ठीक है। द लीडर बिलीव्स इन मोटिवेटिंग थ्रू अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो वही कैरेट एंड स्टिक वाला जो मैंने बताया था आपको ऑटोक्रेटिक में जो सिस्टम होता है वही सिस्टम यहाँ ट्रांजैक्शनल थ्योरी में भी फॉलो किया जाता है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसमें द एक्सचेंज बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर टेक्स प्लेस टू अचीव रूटीन परफॉर्मेंस गोल्स। दीज एक्सचेंज इन्वॉल्व 4 डायमेंशंस। तो क्या है, ये 4 तरीके से इसकी प्रैक्टिसेस होती हैं, अलग अलग तरह से होती हैं। तो 4 तरीके से लोग इस थ्योरी को या इस तरह की जो लीडरशिप स्टाइल है उसे फॉलो करते हैं, या इसमें अलग अलग डायमेंशन है, 4 डायमेंशन। तो पहला डायमेंशन है हमारा कॉन्टिजेंट रिवॉर्ड्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें वही चीज़ है कि आप एक गोल सेट कर देते हो अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए और उनकी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड आप मेंटेन कर देते हो, उस हिसाब से आप परफॉर्मेंस मेजर करते हो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी। ठीक है ना, उस हिसाब से उनको रिवॉर्ड देते हो या वो काम नहीं करते हैं तो उनको पनिशमेंट देते हैं। तो इस तरह से वो मोटिवेट करते हैं लोगों को। ठीक है ना। तो जो गोल्स होते हैं वो स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। ठीक है। तो स्मार्ट गोल्स होते हैं जो कि मेजरेबल होते हैं, जो स्पेसिफिक होते हैं, अटेनेबल होते हैं मतलब अचीव कर सकते हैं आप, रियलिस्टिक मतलब कि जो रियल सिचुएशन में जो आप कर सकते हैं वो, और टाइमली मतलब ये टाइम बाउंड उसमें एक फैक्टर होता है। तो ये एक तरीका है इसका करने का। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो ट्रांजैक्शनल लीडर जो होते हैं वो एक्टिवली मॉनिटर करते हैं सारी चीज़ों को, सबऑर्डिनेट्स को। तो उनके जो परफॉर्मेंस है वो इसमें जो होता है जो वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उससे वो जो परफॉर्मेंस होता है उसके डेविएशंस चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कौन क्या इसमें इशू आया है, और जो भी होता है उसमें करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। ठीक है ना, जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं उनको लोग डायरेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पैसिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मतलब कि इसमें तभी इंटरफेयर करता है लीडर जबकि आपका जो परफॉर्मेंस है वो आप कंप्लीट नहीं करते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है ट्रांजैक्शनल लीडर्स इंटरवीन ओनली व्हेन स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट ऑन व्हेन द परफॉर्मेंस इज नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशन। तो ये पनिशमेंट भी देते हैं अगर कोई परफॉर्मेंस एज पर द स्टैंडर्ड्स नहीं होता है तो ये पनिशमेंट भी इन्वॉल्व होती है इसमें। ठीक है ना।
तो नेक्स्ट आता है हमारा लेसफेयर। लेसफेयर हमने पढ़ा था, जो एक बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है। द लीडर प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट वेयर द सबऑर्डिनेट गेट मैनी अपॉर्चुनिटीज टू मेक डिसीजंस, ठीक है ना। द लीडर हिमसेल्फ एब्डिकेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवॉइड मेकिंग डिसीजंस एंड देयरफॉर ग्रुप ऑफन लैक्स डायरेक्शन। अब इसमें देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आपके जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें वो खुद इन्वॉल्व होता है लीडर, इसमें वो छोड़ देता है। लेस फेयर मतलब क्या है कि छोड़ देना, जो ना आप जो है ना कंसर्न आपको जो है ऑब्जेक्टिव का है, ना आपको लोगों का कंसर्न है। तो आपने अपनी टीम को छोड़ दिया है कि ठीक है यार, आई ट्रस्ट यू एंड यू डू वट एवर यू फील लाइक, तो आप अपने हिसाब से अपना काम करिए, मैं बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। इसमें जनरली क्या होता है कि जो है डायरेक्शन लैक हो जाता है टीम का, और उन्हें पता नहीं होता कि एक्चुअली हम जा कहाँ रहे हैं, व्हाट इज़ ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो डाइवर्ट हो जाते हैं लोग इसमें। अब हमने इसके ठीक पहले हमने पढ़ा था प्रीवियस में, ट्रांसफॉर्मेशनल पढ़ा था और ट्रांजैक्शनल अभी पढ़ा है। तो इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। लीडरशिप इज रेस्पॉन्सिव और लीडरशिप इज प्रोएक्टिव। तो ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, वो चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं। अगर परफॉर्मेंस मेजर नहीं, अगर परफॉर्मेंस जो एज पर द स्टैंडर्ड्स नहीं है तो उसमें करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। पर जो ट्रांसफॉर्मेशनल होती है उसमें ऑलरेडी आप जो है आपका एक डायरेक्शन होता है, जिसमें जैसे हमने पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडर्स होते हैं वो ऑलरेडी एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे हमेशा देखते हैं और प्री डिसाइड करके चलते हैं चीज़ों को हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो ये प्रोएक्टिव लीडरशिप स्टाइल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्क विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड वर्क टू चेंज दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बाय इम्प्लीमेंटिंग न्यू आइडियाज। तो ये जो है ये एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में चलता है आपका जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है। और ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा एक ओपननेस होती है, एक क्रिएटिविटी की जगह रहती है, ठीक है ना। तो लोग आइडियाज इसमें दे सकते हैं, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये विद इन दी कल्चर की बाउंड्रीज में चलता है, और ये जो है इसकी ज़्यादा बाउंड्रीज इसकी नहीं होती हैं। ये नए चीज़ों को अपनाने के लिए बहुत ही आतुर रहते हैं, बहुत ही अग्रेसिव रहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका ट्रांजैक्शनल लीडर्स मेक एम्प्लॉयज अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, एंड ट्रांसफॉर्मेशन लीडर मोटिवेट एंड एम्पावर एम्प्लॉयज टू अचीव कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो है कैरेट एंड स्टिक वाला अप्रोच है इनका, ठीक है ना। भाई अच्छा काम किया तो आपको अवार्ड देंगे, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशनल में इस तरह की लीडरशिप नहीं है। इसमें क्या है, इसमें मोटिवेशन है, गाइडेंस है, एक तरह से कहीं ना कहीं मोरल बूस्ट करने की बात होती है। इसमें कहीं भी पनिशमेंट का कोई भी जिक्र नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें हमेशा ये माना जाता है कि हमेशा एम्प्लॉयज़ को एज अ ह्यूमन बीइंग हमें करना है, और गलतियां सबसे होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको जो है पनिश करेंगे, ठीक है ना। इट इज़ नॉट द होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ टू कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। लीडर को हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, एम्पावर करता है चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। फिर आपका आता है मोटिवेट्स फॉलोअर्स बाय अपीलिंग टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट एंड मोटिवेट्स फॉलोअर बाय एनकरेजिंग देम टू ट्रांसेंड देयर ओन इंटरेस्ट फॉर दोज ऑफ द ग्रुप और यूनिट। यहाँ क्या है, यहाँ अपना इंटरेस्ट है, और यहाँ क्या है, सेल्फलेस मोटिव है। यहाँ सेल्फिश मोटिव है, अपना काम करना है हमें, और यहाँ क्या है, यहाँ ग्रुप का इंटरेस्ट जो है वो लेके चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था हमारा ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में, ठीक है। तो ये हमारी पहली थ्योरी हो गई जो कि ट्रांजैक्शनल थ्योरी है। अब आती है हमारी सेकेंड आज की, जो कि है कॉन्टिनम ऑफ लीडरशिप बिहेवियर, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ी इम्पॉर्टेंट भी है। ये क्या है, द लीडरशिप कॉन्टिन्यूम वाज ओरिजिनली रिटन इन 1958, ठीक है ना। इन्होंने दी थी जो आपकी लीडरशिप कॉन्टिन्यूम है वो टैनन
बॉम, आई डोंट नो द राइट प्रोनाउंसिएशन, और इन्होंने दी थी एंड वॉज लेटर अपडेटेड इन द ईयर 1973। ठीक है ना, 1973 में इसमें और अमेंडमेंट हुए थे। देयर वर्क सजेस्ट अ कंटिन्यूम ऑफ पॉसिबल लीडरशिप बिहेवियर अवेलेबल टू अ मैनेजर एंड अलॉन्ग विच मैनी लीडरशिप स्टाइल्स में बी प्लेस्ड। ये इन्होंने एक पूरा पैटर्न दिया था और इन्होंने कहा था कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं एक गिवन ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग तरह की लीडरशिप हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी मैनेजर एंड दी एम्प्लॉय बिहेवियर। ठीक है ना, तो जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, जो कॉन्टिनम है कैन बी रिलेटेड टू मैकग्रेगर्स सपोजिशन ऑफ थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ठीक है ना, इसमें दो चीज़ें हैं, थोड़ा हम डायग्राम देखते हैं इसका। ठीक है ना, इसमें कि दो चीज़ें हैं, एक आपका है बॉस सेंटर्ड और एक आपका जो है फ्री रेन है। फ्री रेन मतलब फ्री छोड़ देना, सबऑर्डिनेट सेंटर हो गया। ठीक है ना, तो ये मूवमेंट जो है वो आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देता है कि कौन सी पोजीशन पे कौन सी आपकी, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, आप जब मैंने आपको लीडरशिप थ्योरीज बताई थी तो मैंने कहा था कि इसमें दो चीज़ें हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं और आपके एम्प्लॉयज़ हैं, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, आपको अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस आपको मिलते हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है ना, तो ये भी इसी तरह का एक आपका एग्जाम्पल या इस तरह की थ्योरी है जिसमें अलग अलग आपके कॉम्बिनेशंस हैं, इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं। आप देखिए, तो इन्होंने ही यही बताया। अब देखिए, ये जो है ऊपर का पार्ट, ये है यूज़ ऑफ अथॉरिटी ऑफ द मैनेजर। ये जो पोर्शन है इसमें बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही कम है आपका एरिया ऑफ फ्रीडम। तो ये दोनों फैक्टर का कॉम्बिनेशन है कि जो अथॉरिटी और फ्रीडम। ठीक है ना, अथॉरिटी अगर ज़्यादा है इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा वो ऑर्थोडॉक्स है, ऑटोक्रेटिक काइंड ऑफ एन लीडरशिप स्टाइल है। और यहाँ एरिया ऑफ फ्रीडम जो है वो है लेस फेस से स्टार्ट होगा, फिर डेमोक्रेटिक आएगा, फिर इस तरह से कोच आएगा, और ये सारी जो स्टाइल्स होती हैं वो इसमें आप इधर से लेके चलोगे। ठीक है ना, तो जैसे जैसे आप मूवमेंट होगा आपका, वैसे वैसे आपकी जो कॉम्बिनेशंस है वो डिफर करेंगी। ठीक है, तो इसमें मेजर जो है 4 आपके मेजर आपको स्टाइल्स बताए गए हैं। पहले आता है टेल। तो जैसे अभी हमने लास्ट ट्रांजैक्शनल में पढ़ा था कि ये टेलिंग स्टाइल है। तो टेलिंग मतलब होता है कि द मैनेजर आइडेंटिफाइज अ प्रॉब्लम, चूजेज अ डिसीजन एंड अनाउंसेस दिस टू द सबऑर्डिनेट, और सबऑर्डिनेट को वो फॉलो करना होता है। तो जो प्रॉब्लम होती है उसमें डिसीजन जो है मैनेजर इंडिविजुअली लेता है, कोई ग्रुप डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, और उसी को इम्प्लीमेंट करना होता है उनके एम्प्लॉयज़ को। ठीक है ना, जो सबऑर्डिनेट्स उसके नीचे हैं उनको वो इम्प्लीमेंट करना है बस, कोई भी उनका सजेशन नहीं है, कोई भी उनके व्यूज़ नहीं लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये एक तरह से अथॉरिटी का प्रयोग किया जा रहा है मैनेजर द्वारा कि उसने डिसीजन ले लिया और वो बता रहा है। तो टेल, ठीक है ना, टेल मतलब बताना, तो मैं बता रहा हूँ आप ये करो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टाइल। उसके बाद आता है सेल। सेल में थोड़ा सा आपका जो है वो कहीं ना कहीं वो जो डिसीजन लेता है उसको थोड़ा सा समझाने की, कम्युनिकेट करने की वो कोशिश करता है। ही ट्राइज टू सेल हिज डिसीजन। ठीक है ना, सेल मतलब हम जब सेल करते हैं तो हम लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह का ये आपका प्रोसेस है, ये आपका स्टाइल है। तो द डिसीजन इज चोजन बाय द मैनेजर ओनली, बट he understands that there will be some amount of resistance from those faced with the decision and therefore makes effort to persuade them to accept it। तो वो थोड़ी सी चेष्टा करता है कि वो जो इसका जो डिसीजन उसने लिया है वो एम्प्लॉयज़ जो हैं उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है ना, तो ही ट्राइज टू सेल हिज आइडिया। ठीक है ना, जो अपना डिसीजन है उसको वो एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करता है इस पर्टिकुलर आपके स्टाइल में। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंसल्ट। अब कंसल्ट जो है थोड़ा एक और पोजीशन थोड़ा आगे होता है। इसमें क्या होता है कि वो थ्रू दो द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजर, he does not take a final decision. The problem is presented to the subordinates and the solution are suggested by the subordinates. अब इसमें क्या है, कंसल्ट करता है वो। थोड़ा सा और स्टेप हम आगे हो गए कि इसमें अब फ्रीडम की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ी अथॉरिटी कम हो रही है और हम इधर कहीं हैं। ठीक है,
अब देखिए ये यहाँ पे इस तरह का है, आइडियाज़ एंड एडवाइस सजेशंस। तो ये इसमें क्या करता है कि एक प्रॉब्लम है, उसका डिसीजन जो है मैनेजर लेता नहीं है, पहले वो बताता है और कंसल्ट करता है अपने सबॉर्डिनेट से, और वो मिलजुल के क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है ना, सबॉर्डिनेट उनको सजेस्ट करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक कंसल्टेशन, वो एक व्यूज़ वो लेता है। फिर है जॉइंस। द मैनेजर डिफाइंस द लिमिट विद इन विच द डिसीजन कैन बी टेकन बाय द सबॉर्डिनेट्स एंड देन मेक द फाइनल डिसीजन अलोंग विद द सबॉर्डिनेट्स। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि वो ऐसा करता है कि कुछ डिसीजंस वो शायद डेलीगेट कर दे, या उनको एक अथॉरिटी होती है, सबॉर्डिनेट्स को कहीं ना कहीं एक फ्रीडम वो देता है कि ठीक है आप छोटे छोटे डिसीजंस ले सकते हो खुद, हमारी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। दो वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया जो डिसीजन का है वो हो सकता है उस मैनेजर के ही अंडर आता हो, बट वो डेलीगेशन करके डेलीगेशन करके वो उनको पावर दे देता है कि आप कुछ शायद डिसीजन आप खुद ले लो। ठीक है ना, और कोई उनको अगर सजेशन या बड़े डिसीजंस होते हैं उसमें वो फिर वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना, तो फ्रीडम यहाँ पे बढ़ जाता है ना। और ये चार जो हैं ये आप देखेंगे कि पहले अलग अलग तरह से हम मूव करते हैं। पहले हम बिल्कुल अथॉरिटी हमारी जो है बिल्कुल प्रैक्टिस होती है, फिर थोड़ी कम होती है, फिर और कम होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है आपको ये कॉम्बिनेशंस देखने को मिले, इस तरह की हमारी लीडरशिप स्टाइल इसमें होती है। ठीक है ना, तो ये हमारा कॉन्टिनम हो गया लीडरशिप का। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी पे, जो कि है लिकर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना, लिकर्ट स्केल हमने सुना है। ठीक है ना, लिकर्ट स्केल जो है उसी ये रेंसिस लिकर्ट ने ही लिकर्ट स्केल भी दिया है, और इन्होंने ही ये एक तरह की ये थ्योरी दी है। इस थ्योरी में इन्होंने बताया है कि 4 तरह की स्टाइल्स होती हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, द मॉडल वॉज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ क्वेश्चनर एडमिनिस्टर्ड टू द मैनेजर इन ओवर 200 ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्च इनटू द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की थी और 200 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने डेटा कलेक्ट किया था, और इसके हिसाब से इन्होंने ये 4 स्टाइल दी है। ठीक है, तो पहली है आपकी एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटी। ठीक है ना, अथॉरिटेटिव। ठीक है ना, एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव। तो ये क्या कहती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एट द अपर of the hierarchy, the superior has no trust and confidence in subordinates। तो ये कह रहे हैं कि भैया कोई ट्रस्ट नहीं होता है इनको, जो हमारे अपर टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वही करता है सब कुछ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हीं की होती है, उन्हीं के हाथ में सब कुछ होता है, वो जो बोलते हैं वो फाइनल है, वही जो है लोगों को फॉलो करना है। ठीक है ना, तो मोर और लेस देखिए आपको हर जगह ऊपर मतलब अगर ओवरऑल जो आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे वो 3-4 सिमिलर टाइप्स ऑफ आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ठीक है ना, जिसमें एक में होगा कि बहुत ज़्यादा आपके जो बॉस हैं वो डोमिनेट कर रहा है, फिर एक में कंसल्ट कर रहा है, एक में जो है वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, एक में जो है वो इन्वॉल्व कर रहा है, एक में जो है वो डिसेंट्रलाइज या डेलीगेट कर दे रहा है। तो इस तरह की मोर और लेस कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे। सेकेंड आता है बेनेवोलेंट authoritative. The responsibility lies at the managerial level but not at the lower levels of the organization hierarchy. The superior has condescending confidence and trust in subordinates. ठीक है ना, here again the subordinate do not feel free to discuss things about the job with their superiors. The teamwork or communication is very little and motivation is based on a system of rewards. अब यहाँ पे क्या है, responsibility management के पास है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, यहाँ पे रिवॉर्ड सिस्टम आ जाता है, लोगों को मोटिवेट करना आ जाता है। जो ऊपर है वहाँ पे ये देखिए इम्पोजिशन आ रहा है, द डिसीजंस आर इम्पोज्ड ऑन सबऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, यहाँ पे इम्पोजिशन आ रहा है, यहाँ पे इम्पोजिशन नहीं है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, और बट ये है कि उनको डिसीजन मेकिंग में आप इन्वॉल्व नहीं करोगे, उनको एक रिवॉर्ड सिस्टम हम देंगे ताकि वो जॉब जो है वो अच्छे से कर पाए, ठीक है ना। ये था आपका
सेकेंड टाइप ऑफ आपकी लीडरशिप। थर्ड है आपकी कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव अगेन कंसल्ट जहाँ आ गया, आप जो है इन्वॉल्व कर रहे हो डिसीजन मेकिंग में, आप जो है लोगों से पूछ रहे हो, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में स्प्रेड होती है। द सुपीरियर हैज सब्सटेंशियल बट नॉट कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। Some amount of decision about job related things takes place between the superior and subordinate। तो क्या है, डिस्कशंस होते हैं और कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसमें जो है कंसल्ट किया जाता है लोगों से, ठीक है ना। फेयर अमाउंट ऑफ टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो कम्युनिकेशन जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरफ से होता है और डिपार्टमेंट वाइज भी होता है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली भी होता है कम्युनिकेशन। द मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स एंड इन्वॉल्व इन द जॉब। इसमें भी रिवॉर्ड सिस्टम होता है जो कि एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सकें, ठीक है ना। तो इसमें जो चेंज हुआ वो ये हुआ कि वो कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग में थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट पार्टिसिपेटिव। इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज वाइड स्प्रेड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, ठीक है ना। सबका काम डिवाइड होता है, सब इन्वॉल्व होते हैं हर चीज़ में। देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट द सुपीरियर हैज़ इन इट्स सबऑर्डिनेट्स। तो हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ट्रस्ट होता है। देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है डिसीजन मेकिंग में, सब अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक हमारी पार्टिसिपेटिव काइंड ऑफ एन लीडरशिप स्टाइल हो गई, ठीक है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। तो अब आता है हर्शी ब्लैंकार्ड मॉडल, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये डेवलप किया गया था पॉल हर्शी और केनेथ ब्लैंकार्ड ने, ठीक है ना। इज बेस्ड ऑन रेडीनेस लेवल ऑफ द पीपल द लीडर इज अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। तो इसमें कॉन्सेप्ट है रेडीनेस का, ठीक है ना। तो रेडीनेस क्या है, रेडीनेस इज द एक्सटेंट टू विच फॉलोअर्स हैव द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। रेडीनेस बेसिकली क्या है, जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके, उनकी एबिलिटी, ठीक है, और उसकी विलिंगनेस। तो उसके पास वो स्किल है कि नहीं और वो तैयार है कि नहीं, ही इज़ विलिंग टू वर्क और नॉट, उस पे बेस्ड है ये सारा चीज़, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने क्या है, इन्होंने 4 तरीके के जो रेडीनेस इन्होंने बताए, लेवल्स हैं इसके, ठीक है ना। तो जो पहला है वो है लो फॉलोअर रेडीनेस। इसमें क्या है कि आपकी जो एबिलिटी है वो भी लो है और आपकी विलिंगनेस है वो भी लो है, ठीक है ना। इसमें दोनों जो है आपके लो हैं, एबिलिटी और विलिंगनेस। तो आपके पास राइट स्किल भी नहीं है और आप जो है यू आर नॉट ऑल्सो विलिंग टू वर्क। फिर आता है आपका लो टू मॉडरेट फॉलोअर रेडीनेस। इसमें क्या आता है, रिवर्स टू लो एबिलिटी एंड हाई विलिंगनेस, कि आपकी एबिलिटी नहीं है आपके पास, आप स्किल्ड नहीं हो, बट आपकी जो विलिंगनेस है वो है, आप जो है मतलब आप तैयार हो काम करने के लिए, ठीक है ना। इसमें आता है कि दोज हु आर अनेबल बट कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका R3 जिसमें मॉडरेट टू हाई फॉलोअर रेडीनेस है। इसमें क्या है, एबिलिटी आपकी हाई है और विलिंगनेस आपकी लो है। तो विलिंगनेस नहीं है पर आपके पास स्किल है, ठीक है ना। तो दोज हु आर एबल बट इनसिक्योर। फिर आपका R4 आता है कि हाई फॉलोअर रेडीनेस। इसमें आपकी एबिलिटी भी हाई है और आपकी विलिंगनेस भी हाई है, ठीक है ना। तो आप काम करने के लिए तैयार हैं और आपके पास जो है राइट काइंड ऑफ स्किल भी है, ठीक है ना। तो इस 4 जो रेडीनेस है इसके बेसिस पे इन्होंने 4 लीडरशिप स्टाइल बताई है, ठीक है ना। जो फॉलोअर है, जो फॉलोअर मतलब होता है आपके जो एम्प्लॉय हैं, लीडर और फॉलोअर मतलब हो गया बॉस और एम्प्लॉय काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसमें इन्होंने 4 तरह की लीडरशिप स्टाइल बताई है, आपकी जो चारों हैं उसके हिसाब से 4 लीडरशिप स्टाइल बताई। तो फर्स्ट था हमारा R1 में जो आती है वो आती है टेलिंग। R1 जो थे वो थे जिनकी दोनों ही चीज़ लो थी, ठीक है ना, जो कि विलिंग भी नहीं थे और उनके पास एबिलिटी भी नहीं थी। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को टेलिंग स्टाइल क्या होती है कि जो
आपका आप जो है उनको ऑटोक्रेटिक काइंड ऑफ एन आप लीडरशिप स्टाइल है, उनको बताना कि ये करना है आपको और उनको सुपरवाइज करना लगातार, ठीक है ना। तो इट एम्फसाइजेस हाई टास्क बिहेवियर एंड लिमिटेड रिलेशनशिप बिहेवियर। तो टास्क आपका जो है मेन फोकस होता है और आपका जो है रिलेशनशिप से आप बहुत ज़्यादा, आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि आपके जो लोग हैं वो विलिंगनेस भी नहीं है उन्होंने और उनमें स्किल भी नहीं है। तो अनस्किल्ड लेबर टाइप ऑफ ये आपके एम्प्लॉयज़ हैं। तो इनको टेरिंग स्टाइल से आप जो है बेटर परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है। फिर आता है आपका R2 में क्या है, एबिलिटी नहीं थी बट दे आर कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। इसमें देखते हैं, देखिए R2 में क्या था, लो एबिलिटी हाई विलिंगनेस। तो इसमें क्या होता है कि सेलिंग स्टाइल होती है। सेलिंग स्टाइल क्या होती है कि इट एम्फसाइजेस हाई अमाउंट ऑफ बोथ टास्क एंड रिलेशनशिप बिहेवियर। तो इसमें क्या है, आप जो है आपके दोनों ही टास्क पे भी ज़्यादा फोकस होता है आपका और आप कंट्रोल भी करते हो चीज़ों को और आप जो है एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश भी आप करते हैं इसमें, ठीक है। फिर थर्ड टाइप आपका जो आता है वो R3 है। इसमें क्या है, विलिंगनेस तो है, इसमें एबिलिटी तो है लेकिन विलिंगनेस जो है आपकी बिल्कुल नहीं है। तो रिफर्स टू हाई एबिलिटी बट लो विलिंगनेस। तो विलिंगनेस लोगों में नहीं है तो आप उसमें क्या करते हो, उसमें लोगों को आप फिर जो है पार्टिसिपेट करते हो कि इट एम्फसाइजेस हाई अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप बिहेवियर बट लो अमाउंट ऑफ टास्क बिहेवियर। तो आपको पता है कि जो बंदा है आपका स्किल्ड है, उसके पास एबिलिटी है, तो आप बहुत ज़्यादा उसको टास्क के बारे में नहीं बताते हो कि ऐसे करना है वैसे करना है। आप जो है उसको थोड़ा सा बूस्ट अप करने की कोशिश करते हो, उससे एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हो, उसको ह्यूमन एस्पेक्ट पे उनको मोटिवेट करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जो लीडर्स होते हैं वो रिलेशनशिप एस्पेक्ट पे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं क्योंकि जो लेबर है, जो उनके अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो टास्क ओरिएंटेड ऑलरेडी हैं क्योंकि उनके पास एबिलिटी है, ठीक है। फिर आता है हमारा डेलीगेटिंग जो कि R4 है, जिसमें कि आपके लोग मोटिवेटेड भी हैं, लोग जो है विलिंग भी कर रहे हैं और एबिलिटी भी है, दोनों ही है उनके पास, ठीक है ना। तो उस समय आप क्या करते हो, इट एम्फसाइजेस ऑन लो लेवल ऑफ बोथ टास्क एंड रिलेशनशिप, कि मतलब वो खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड है तो बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत भी नहीं है और वो जो है एबिलिटी भी उनके पास है। तो दे आर एज अ खुद ही वो काम पे जो है बहुत ज़्यादा वो खुद भी ध्यान देते हैं और दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। तो इसमें आपको डेलीगेट करने की ज़रूरत है कि ठीक है यार, यू हैंडल योर ओन वे, अपने तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करिए। तो ये आपकी 4 तरह की जो स्टाइल है हमने बताई, 4 तरह के आपके जो रेडीनेस है, जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बिहेवियर के हिसाब से हमने 4 तरह की आपको स्टाइल बताई, ठीक है ना। तो ये दिया था जो है हर्शी ब्लैंकार्ड मॉडल है ये, ठीक है ना। अब हमारा जो आता है आज का हमारा लास्ट मॉडल आता है जो है फेडलर्स कॉन्टिजेंसी मॉडल, ठीक है ना। तो ये फ्रेड ई फेडलर कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप जो है ये है और इन्होंने दी थी और इन्होंने जो बात की थी वो बात की थी लीडर्स के ट्रेट्स की सबसे पहले और उनको फिर इन्होंने जो है रिलेट किया था बहुत सारे फैक्टर्स से, ठीक है ना। तो इन्होंने ये कहा था कि according to him, if an organization attempts to achieve group effectiveness through leadership, then there is a need to assess the leader according to an underlying trait, assess the situation faced by the leader and construct a proper match between the two, ठीक है ना। तो इन्होंने ये कहा था कि जो लीडर है उसकी क्या पर्सनालिटी है, ट्रेट मतलब कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, फर्स्ट पहली तो ये बात है। और दूसरी बात क्या है कि उसकी जो सिचुएशन जो वो फेस कर रहा है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो एटमॉस्फेयर है उसके आसपास, उसमें जो वो कर रहा है सिचुएशन हैंडल, किस तरह की सिचुएशन फेस कर रहा है, किस तरह के वर्कर हैं उसके साथ, तो वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें मैच करना होगा कि कौन सी तरह की आपके पास एनवायरनमेंट है और कौन सी तरह की आपको जो है लीडर है आपका, और दोनों के हिसाब से आपको एक मिक्स्ड, आपको एक सूटेबल लीडरशिप स्टाइल आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो लीडर की जो ट्रेट है उसके पास क्या
स्किल है प्लस आपकी जो सिचुएशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, दोनों को एनालाइज करके आप दोनों को एक सूटेबल सिनेरियो में आपको लीडरशिप आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लीडर्स के जो ट्रेड्स हैं वो किस तरह के हैं, ये जो स्केल है ये डिपिक्ट करती है अनफ्रेंडली से फ्रेंडली। ठीक है ना, ये स्केल है, इसमें 8 पॉइंट स्केल है। तो ये जो है इसमें अलग अलग तरह के आप जो है ट्रेड्स देखेंगे, जिसमें कि इसमें बेसिकली जो एक क्वेश्चनर था, द स्केल इज अ क्वेश्चनर कंसिस्टिंग ऑफ 16 आइटम्स यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द रीडर्स अंडरलाइंग डिस्पोजिशन टुवर्ड्स अदर्स। तो ये जो है स्केल ये डिपिक्ट करती है कि वो बंदा कौन सी तरफ फ्लाई कर रहा है या कौन सा उसके अंदर ट्रेड है। ठीक है ना, तो ये है अलग अलग ट्रेड है, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, रिजेक्टिंग, एक्सेप्टिंग। ठीक है ना, अलग अलग तरह के इसमें जो है ट्रेड्स होते हैं जिसको ये भरते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भरते हैं, और हमें एक्चुअल में समझ में आता है कि जो लीडर है वो किस तरह के ट्रेड्स वो परस्यू कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हम पता करते हैं कि जो लीडर है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर क्या ट्रेड्स हैं। ठीक है ना, फिर क्या होता है, फिर हमारे जो आते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स आते हैं। तो जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं वो 3 तरह के हैं। ठीक है ना, वो है लीडर मेंबर रिलेशनशिप, टास्क स्ट्रक्चर और पोजीशन पावर। तो इसको समझते हैं। तो जो लीडर मेंबर रिलेशनशिप है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो किस तरह का है, वो अच्छा है कि बुरा है। ठीक है ना, तो द डिग्री टू विच द लीडर्स इज ट्रस्टेड एंड लाइक्ड बाय ग्रुप मेंबर्स एंड द विलिंगनेस ऑफ द ग्रुप मेंबर्स टू फॉलो एंड द लीडर्स गाइडेंस, कि वो लीडर को कितना फॉलो करेंगे, उनके बीच में क्या रिलेशन है, अच्छा है बुरा है, किस तरह का है, बहुत ज़्यादा वो अनफेवरेबल है कि फेवरेबल है। ठीक है ना, आप देखिए इस डायग्राम में आप देखेंगे ये फेवरेबल हो गया, अनफेवरेबल हो गया। ठीक है ना, तो लीडरशिप मेंबर रिलेशनशिप जो है गुड गुड गुड, और फिर यहाँ पे आता है आपका पुअर। ठीक है ना, तो ये जो स्केल है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो स्केल है उसी स्केल में आप जो है इसको भी आप डिफाइन करते हैं कि आपका जो लीडर मेंबर रिलेशनशिप है वो अगर 1 से 4 तक है तो वो अच्छा है, फेवरेबल है, और अगर 5 to 8 है तो वो खराब है। फिर अगेन टास्क स्ट्रक्चर जो है, जो टास्क है आपका वो कैसा है। ठीक है ना, द डिग्री टू विच द ग्रुप टास्क हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड हैज बीन क्लियरली डिफाइंड एंड एक्सटेंड टू विच इट कैन बी कैरीड आउट बाय द डिटेल इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो टास्क आपका है वो किस तरह का है, वो स्किल्ड है, ठीक है ना, अनस्किल्ड है, किस तरह का आपका जो है वो स्ट्रक्चर है आपका टास्क का। ठीक है ना, तो ये डिफाइन करना होता है। सेम इसका भी जो है आपका जो है आप बताएंगे कि इसको भी स्केल करेंगे इसी ग्राफ में कि किस तरह का वो आपका टास्क है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है। फिर आपका आता है पोजीशन पावर। तो the power of the leader by virtue of the organization position and the degree to which the leader can exercise authority on group members in order to comply with the accept his direction and leadership। तो वो पावर का अपने इस्तेमाल कितना कर सकता है, ठीक है ना, उसकी पावर कहाँ तक जाती है, कौन कौन सी चीज़ें वो कर सकता है, क्या वो इम्पोज कर सकता है किसी को, क्या वो पनिशमेंट दे सकता है, क्या वो इंसेंटिवाइज कर सकता है, क्या वो फ्रेंडली हो सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको डिफाइन करनी होती हैं, इसमें आपको एनालाइज करनी होती हैं कि जो उसका पावर है वो वीक है कि स्ट्रांग है। ठीक है ना, कि कौन सी चीज़ों में वो चीज़ें वो कर सकता है, कौन सी चीज़ें वो नहीं कर सकता है, अपने काम वो करवा सकता है अथॉरिटी से कि नहीं करवा सकता है। ठीक है ना, तो ये जो है इन सारी चीज़ों को आप पहले डिफाइन करते हो। ठीक है ना, पहले आप लीडरशिप हमने जो है ट्रेट है उसको डिफाइन किया कि लीडर कौन से स्केल में आएगा, कौन से ठीक है ना फेवरेबल उसके कौन सा ट्रेट है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, किस तरह का है वो। फिर हम सिचुएशनल फैक्टर्स पे बात करेंगे कि आपके रिलेशनशिप कैसे हैं लीडर मेंबर के। फिर आपके टास्क जो है वो किस तरह का है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है। टास्क की स्ट्रक्चर की आपको
पता करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपका जो है अगर बिल्कुल इंस्ट्रक्शनल आपका है तो उसमें आपको कोई बिहेवियर का कोई रोल प्ले नहीं करना है, आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने हैं। उस समय आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको काम करवाना पड़ता है, बिल्कुल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, तो वो ज़रूरी होता है टास्क का जो नेचर है वो डिफाइन करना। फिर पोजिशनल पावर बिल्कुल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपकी जो पावर है वो कैसे वो यूटिलाइज करेगा, वो अगर कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसके पास अथॉरिटी है कि नहीं प्रॉपर, ठीक है ना, तो वो डिफाइन करता है इसमें पावर पोजीशन, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के हिसाब से हम कहीं ना कहीं एक निकल के आती है कुछ कॉम्बिनेशंस। इसमें इसका क्रक्स मैं आपको बताता हूँ कि इन चीज़ों के हिसाब से आपकी इफेक्टिवनेस किस चीज़ में कैसी आएगी कि रिसर्च ऑन द कॉन्टीजेंसी मॉडल हैज शोन दैट टास्क ओरिएंटेड लीडर्स, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, इसमें इसका जो क्रक्स है वो ये है कि टास्क ओरिएंटेड लीडर्स आर मोर इफेक्टिव इन हाईली फेवरेबल, जो कि आपका 1 2 3 है। तो 1 2 3 का जो पोजीशन है इसमें आपका टास्क ओरिएंटेड लीडर जो है काम करेंगे, ठीक है ना। एंड हाईली अनफेवरेबल सिचुएशन 7 and 8, तो जो अनफेवरेबल सिचुएशन है वो 7 और 8 है, और जो हाईली फेवरेबल सिचुएशन है वो 1 2 3 है। और वेयर एज रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर्स आर मोर इफेक्टिव इन सिचुएशंस ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब 4 5 6 में जो है वो आप जो है रिलेशनशिप ओरिएंटेड रह सकते हो, और बाकी जो आपकी है उसमें टास्क लीडर्स रहते हैं, क्योंकि आपकी एक तो आपकी फेवरेबल रहती है और एक आपकी हाईली अनफेवरेबल सिचुएशन रहती है। बिल्कुल दो एक्सट्रीम्स में आपको जो है आपको टास्क ओरिएंटेड रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, आपको जो है अथॉरिटेरियन आपको एक जो है टास्क निभाना पड़ेगा लीडर को, और उसको जो है बिल्कुल भी कोई जगह उसकी रिलेशनशिप में नहीं है। बट जो आपका 4 5 6 आपका जो है उसमें एक आप जो है आप रिलेशनशिप एलिमेंट आप डाल सकते हो और उस तरह से चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो Fiedler's also suggested that leaders may act differently in different situations. Relationship-oriented leaders generally display task-oriented behaviors under highly favorable situations and display relationship-oriented behaviors under unfavorable immediate favorable situations. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में चलें, तो डिपेंड करता है कि आपकी जो सिचुएशन है वो फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, ठीक है ना। लोग आपकी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, आपके हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें, बट इसका जो क्रक्स है इस थ्योरी का वो यही है कि जो इसमें मैंने आपको बताया कि 1 2 3 में आपका होता है हाईली आपका टास्क ओरिएंटेड, 7 8 में अनफेवरेबल में भी टास्क ओरिएंटेड, और जो बाकी 3 बचते हैं उसमें आप जो है रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था, हमारी लास्ट आज की जो थ्योरी थी वो थी। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश करी है, बहुत ही डिटेल्ड वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको। और ये मॉडल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई सारे हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं, थोड़े डिटेल में पूछे जाते हैं, ठीक है गाइज। आई होप यू लाइक माई वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।